Hello everyone, welcome in my channel Concepts of Botany. We will learning about plant physiology and today I teach you a new concepts of botany, that is plant physiology, that is water absorption in plant. ठीक है, तो आज हम लोग प्लांट में वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. So keep watching this video and who do not attend my previous classes about water diffusion related to osmosis, then go to my channel and watch my videos and do not forget for subscribe my channel. तो आज हम जानेंगे कि प्लांट जो है वाटर कहाँ से और कैसे लेता है. ठीक है, तो इससे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लांट जो है क्या होता है, अपना जो वाटर होता है उसके शरीर के अंदर उसको कहाँ से लेता है, ज़मीन के नीचे से. उसके जो जड़ वाला पार्ट है वो जो है वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है. ठीक है, तो जो भूमि जो है उसमें भी कई फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट के वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं. ठीक है, तो ये जो वाटर है, वाटर का मूवमेंट है प्लांट के अंदर जो होना ज़रूरी है, उसको भी जो सॉइल है, सॉइल का स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स जो है उसको प्रभावित करते हैं. तो जो सॉइल में कुछ क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी सॉइल का भी बहुत तरह के होते हैं. तो इनमें जो पार्टिकल्स है, जो कैरेक्टर है, ये मेनली 4 टाइप से होते हैं. ठीक है, इन 4 टाइप्स के कणों से मिलके हमारा सॉइल बनता है. ठीक, ये चारों कण मिल के क्या कहलाते हैं, सॉइल कहलाते हैं. कोर्स पार्टिकल जैसे कि चट्टान है ना, सैंड, रेत, सिल्ट एंड क्ले. ठीक है, तो ये जो है मेनली इस टाइप के होते हैं. ठीक है, कोर्स पार्टिकल बहुत बड़े साइज के होते हैं. इनमें क्या होता है, बड़े बड़े एयर स्पोर्स होते हैं. ठीक है, सैंड जो है छोटे कण होते हैं, किंतु इनमें भी क्या होते हैं, पानी जो है रुक नहीं पाता, इनमें भी बहुत से एयर गैप्स होते हैं. ठीक है, सिल्ट क्या होता है, सिल्ट उससे भी, रेत से भी छोटे कण होते हैं, लगभग 2 से 20 माइक्रोमीटर के साइज़ के होते हैं, परंतु इनमें जो है वाटर को कंटेन करने की एबिलिटी होती है, जो नमी वाले वाटर देखते हैं हम लोग. ठीक है, क्ले जो है, क्ले इससे भी छोटा है, मतलब मिनिमम कह दो 2 माइक्रोमीटर से भी छोटे कणों को क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं. ठीक है, तो ये सारे कण जो होते हैं भूमि में पाए जाते हैं. ठीक, अब देखते हैं कि सॉइल में वाटर किस किस प्रकार का है. ये तो हो गया सॉइल के पार्टिकल्स. सॉइल में वाटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो जो हमको जो सॉइल है उसमें वाटर कहाँ से आता है, वर्षा के जल से, है ना. रेन वाटर जो है सॉइल में आता है, और सॉइल में जो वाटर है उसको कौन लेता है, प्लांट लेता है. डायरेक्ट वर्षा के जो वाटर है उसको प्लांट जो है सीधे से ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसका ये सिस्टम बना हुआ है कि उसके जो जड़ है वो जो है वाटर को धारण करते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सॉइल में जो वाटर होता है ये 4 प्रकार के होते हैं. पहला है केमिकली कंबाइंड, दूसरा है ग्रेविटेशनल वाटर, तीसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, चौथा है कैपिलरी वाटर. तो हम लोग एक एक करके देखते हैं. पहला है केमिकली कंबाइंड वाटर. तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोजित बल द्वारा वाटर या जल. ठीक है, तो जो सॉइल में वाटर है वो कई प्रकार से रासायनिक जो पदार्थ है उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं. उस प्रकार के वाटर को कहते हैं हम लोग केमिकली कंबाइंड वाटर. एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट का अगर हम सूत्र लिखें तो इसको कैसे लिखते हैं, MgSO4 7H2O. ठीक है, तो ये 7H2O जो है ये इसका वाटर कंटेंट है. ये क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड वाटर, है ना, हाइड्रेटेड वाटर. तो ये जो वाटर होता है यही कहलाता है केमिकली कंबाइंड वाटर. ये केमिकल से इस प्रकार से जुड़ा होता है कि इसको अलग करके प्लांट्स जो है उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए जो है अनुपयोगी वाटर होता है. ठीक है, इसको उपयोग में, प्लांट्स द्वारा उपयोग में लाया नहीं जा सकता. सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, जो वर्षा का जल होता है वो धीरे धीरे रिसते हुए ज़मीन के बहुत नीचे चला जाता है. ठीक है, और चट्टानों के सतह में जाके क्या होता है, ग्राउंड वाटर को बनाता है. ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर ही क्या करता है, भूमिगत जल को बनाता है. ठीक, तो प्लांट की जो जड़ होती है वो इतना अंदर नहीं जा पाती कि ग्रेविटेशनल वाटर में जो पानी है उसको, यानी जो ग्राउंड वाटर है उसके पानी को ग्रहण कर सके. तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, हमारे प्लांट के लिए अनुपयोगी हो गया. ये जो है सॉइल सेचुरेशन का कार्य करते हैं. ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, सॉइल जो है सेचुरेट हो सकता है. ठीक, जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है सॉइल में
तो वो धीरे धीरे रिसते हुए नीचे चला जाता है। ठीक है। तीसरे टाइप का है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर है जो बहुत सॉइल में, ऐसे सॉइल होता है जिसमें बहुत ही कम पानी होता है। ठीक है। पानी जो है, जो कण है उसके एकदम फिल्म के रूप में चिपके हुए रहते हैं। ठीक, तो ये भी इतने टाइटली बॉन्ड होते हैं सॉइल पार्टिकल के साथ कि इसको उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये भी प्लांट के लिए क्या हो गया, अनअवेलेबल हो गया। ठीक है। ऐसे सॉइल में अगर ज़्यादा देर तक कोई प्लांट अगर लगा रहे तो उसमें क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया थर्ड टाइप। चौथे टाइप का जो सॉइल है, ये जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या होते हैं, वाटर की जो एक कैपेबिलिटी होती है, एक कैरेक्टर होता है एक साथ जुड़ने का। ठीक है। तो ये वाटर जो है सॉइल और अपने बीच इस प्रकार से बॉन्डेड होते हैं कि एक कैपिलरी बन जाती है। ठीक है, एक पतली केशिका बन जाती है, और इसी के कारण क्या होते हैं, इस जल को कहते हैं कैपिलरी वाटर या कहते हैं केशिकत्व जल। ठीक है। तो यही जो है, जो सॉइल है उसमें फील्ड कैपेसिटी लाता है। यानी फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। ठीक है। जो मॉइस्चर, सॉइल द्वारा मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वही क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी, जो कि किस में होता है, जब कैपिलरी वाटर होता है उस प्रकार के सॉइल में होता है। ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ लिए, सॉइल में किस किस प्रकार का वाटर होता है। ठीक। अब अर्थ में देखते हैं, अर्थ में किस प्रकार का वाटर होता है। पूरे अर्थ में देखें तो अर्थ में जो वाटर है उसको 3 टाइप से बांटा जा सकता है, होलार्ड, क्रिसार्ड एंड इकार्ड। होलार्ड क्या होता है, होलार्ड मतलब होल वाटर। ठीक है, होल वाटर यानी जो पृथ्वी पे जितने भी वाटर हैं, ठीक है, चाहे किसी भी फॉर्म में रहे, उन सभी वाटर को क्या कहते हैं, होलार्ड वाटर। ठीक है, होलार्ड कहते हैं। ये जो है एक टर्मिनोलॉजी है, होलार्ड। ठीक है, टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ठीक। दूसरा होता है क्रिसार्ड। क्रिसार्ड का मतलब है अवेलेबल वाटर। ठीक है, वो वाटर जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है। और इकार्ड का मतलब होता है अनअवेलेबल ऑफ फॉर द प्लांट। ठीक है, अनअवेलेबल फॉर प्लांट। तो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि प्लांट के लिए कौन कौन से वाटर अनअवेलेबल है, जैसे कि तीनों जो शुरू के टाइप्स जो पढ़े हम लोग, केमिकली कंबाइन, ग्रेविटेशनल और हाइग्रोस्कोपिक, ये तीनों क्या है हमारे प्लांट के लिए अनअवेलेबल है। तो जो इकार्ड है इसमें कौन सा आ जाएगा, यही तीनों, केमिकली कंबाइन प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस ग्रेविटेशनल वाटर, ये तीनों क्या हो गए, इकार्ड वाटर हो गए। और क्रेसार्ड में क्या होता है, कैपिलरी वाटर आता है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ में वाटर। आगे देखते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। ठीक है, तो वाटर प्लांट में जो है वाटर कौन कौन से उसके ऑर्गन होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो पहला है रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर जो है सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है, रूट द्वारा, रूट के हेयर्स द्वारा होता है। ठीक है, प्लांट जो होता है ज़मीन के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। और इस रूट में जो टिप वाले पोर्शन है उसके थोड़े ऊपर रोम जैसे संरचना होती है, यही कहलाते हैं रूट हेयर। ठीक है, ये चित्र में जो दिखाई दे रहा है ये जो है क्या कहलाते हैं, रूट हेयर्स कहलाते हैं। इसकी यहाँ से सेक्शनिंग भी दी हुई है इसकी। ठीक है, तो ये जो है एक क्या होते हैं, आगे देखेंगे। तो ये जान लीजिए सबसे पहले कि वाटर एब्जॉर्बिंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया रूट हेयर। दूसरा होता है सरफेस। तो सरफेस द्वारा किस में होता है, जो पानी में डूबे हुए प्लांट्स होते हैं उनके में सरफेस द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तीसरा है एटमॉस्फेयर द्वारा। एटमॉस्फेयर द्वारा जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट है जैसे कि कोचिया बेलाडिया एंड रेगार्डिया वाइटिस, बीटा वल्गेरिस एंड सोलेनम, इन प्लांट्स द्वारा क्या होता है, ये जो है एटमॉस्फेरिक जो वाटर होता है इसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट के एब्जॉर्बिंग वाटर के एब्जॉर्बिंग को प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड परमिएबिलिटी ऑफ एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल।
जड़ों की जो प्लांट्स और उसके जड़ों की जो परमिएबिलिटी है, एपिडर्मिस की परमिएबिलिटी होती है और उसमें जो क्यूटिकल की संरचना होती है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि प्लांट जो है कितनी आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। दूसरा फैक्टर है हेयर्स ऑन लीफ सरफेस। ठीक है, लीफ सरफेस में हेयर्स की जो मौजूदगी है वो भी किसको प्रभावित करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती है। और तीसरा है डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन लीफ पेरेन्काइमा। लीफ पेरेन्काइमा में अगर ज़्यादा वाटर जो है कम हो जाए तो क्या होता है, ये इसको वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि रूट की संरचना देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रूट की संरचना देखें तो इसमें कुछ जोन्स बने हुए हैं। ठीक है, एक जो है ये टिप वाला पोर्शन है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रूट कैप जोन। ठीक, ये क्या है, रूट कैप जोन। और दूसरा होता है इसके ठीक ऊपर होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, या इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पे हम देख रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इसके ऊपर होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, और इसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। रूट हेयर जोन है, ये जो है सिरे पर, मूल के सिरे पर एक आवरण के रूप में रहता है। ये जो है मूल की या रूट की जो रक्षा है उसको करने का कार्य करता है। ठीक है, रक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन जो है, ये क्या करता है, इसमें जो है लगातार विभाजन होते रहता है और नई कोशिकाएं बनती रहती है। ठीक है, इसमें ही जो है इसके कोशिकाओं द्वारा श्वसन और खनिज लवणों का अवशोषण जो है एकदम तेजी से होता है। ठीक है, इसके बाद पाया जाता है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन को क्या इसमें जो है जड़ की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, यहाँ से हम जो जाइलम है और फ्लोएम है और डिफरेंट टाइप के उसके जो टिश्यूज़ हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से वेरी करना चालू हो जाता है, यानी जो परमानेंट टिश्यू है उसका बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके ऊपर आता है मैच्योरेशन जोन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेयर जोन पाया जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग रूट हेयर जोन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं और इनसे ही जल का अवशोषण होता है। ठीक, तो ये हो गया एक रूट की संरचना। इसके बाद देखते हैं हम लोग रूट हेयर क्या होता है। ठीक है, तो रूट हेयर क्या होता है, ये जो है माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, बहुत ही महीन होता है। रूट हेयर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशन ऑफ द रूट एपिडर्मिस सेल। ठीक है, दैट इज ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट एंड प्रोवाइड ग्रेटर कैपेसिटी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग किसी राई के पौधे में, यानी सिकल जो राई है उसके पौधे में अगर 4 महीने के बाद देखें, रूट का जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रूट हेयर का ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहता है। सेकेंड जो पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये क्या होते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, ये जो है लॉन्ग होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं, यानी नलिकाकार होते हैं, ट्यूब्यूलर, और क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक, इसके अलावा इनमें जो सेल वॉल है वो बहुत स्मूथ होता है और पतला होता है। ठीक है, जिनके बाहर में पेक्टिन की जो लेयर है वो पाई जाती है और अंदर की तरफ जो है सेल्यूलोज की बनी हुई लेयर होती है। ठीक है, बाहरी जो पेक्टिन जो है मूल रोम की जो बाहरी पेक्टिन लेयर है वो मिट्टी के कणों द्वारा जकड़ी हुई रहती है और सेल्यूलोज की जो लेयर होती है जो अंदर की ओर होती है, ये जो है क्या करती है, अंतः शोषण द्वारा जो अवशोषण है उसमें सहायक होती है या मदद करती है। ठीक है, मूल रोम की सबसे बड़ी विशेषता होती है इसमें एक बड़े वैक्यूल का पाया जाना। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वैक्यूल एक होता है। ठीक है, तो ये जो वैक्यूल है इसमें सेल शेप भरा होता है, सेल शेप। ठीक, सेल शेप भरा होता है। मेनली जो मूल रोम है इसमें जड़ों के अवशोषण हेतु अनियमित वृद्धि करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से ये वृद्धि करते हैं और मिट्टी के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें उपस्थित जल के संपर्क में आके रहते हैं और जल अवशोषण करते हैं। ठीक है, ये जो मिट्टी के कण हैं इनके बीच में घुस जाते हैं और इनमें जो कैपिलरी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो
तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट। ठीक है, यानी कौन कौन से पाथवे होता है उनका, किस किस रास्तों से होके वाटर जो है रूट हेयर द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के पाथवे दिया है या रास्ते बताए हैं। तो पहला होता है एपोप्लास्टिक पाथवे, दूसरा है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, तीसरा है सिम्प्लास्टिक पाथवे या सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, पहला एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है? इन दिस एपोप्लास्ट पाथवे वाटर मूव एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल विदाउट एनी क्रॉस द मेम्ब्रेन और एनी सेल वॉल। ठीक है, यानी किसी भी सेल के अंदर ये वाटर जो है मूव नहीं करता। ये जो है जो 2 सेल के बीच में जो गैप होता है उसके बीचों बीच क्या करते हैं, वाटर का मूवमेंट कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, इसको हम लोग और इजीली समझते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है इसमें आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ये क्या होते हैं, ये गैप है। ठीक है, 2 सेल के बीच गैप है। ये जो है इसमें जो वाटर जो मूव कर रहा है ये कहलाता है एपोप्लास्ट। ठीक है, यही एपोप्लास्ट इसका रास्ता होता है। ठीक, यानी इसमें इंटरसेलुलर एयर स्पेस द्वारा वाटर मूव करते हैं, तो वो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है। परंतु ये जो है एक सीमा तक होता है। जो एंडोडर्मिस जब लेयर आता है तो उसमें क्या होते हैं, हम जानते हैं कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप होता है। ठीक है, एक स्ट्रिप होता है जो एंडोडर्मिस सेल जो होता है, अगर हम 3D मॉडल बनाएं तो ये मान लो एंडोडर्मिस सेल है, तो इसके चारों ओर एक मोटी एक स्ट्रिप होती है जो कि उसको जकड़े रहती है। तो इसके कारण जो है पानी जो है एंडोडर्मिस के अंदर एपोप्लास्ट पाथवे से नहीं जा पाता। तो उसके लिए क्या होता है, एंडोडर्मिस के बाद वाटर जो है कहाँ जाता है, सेल के अंदर उसको घुसना पड़ता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। दूसरे टाइप का जो वाटर मूवमेंट है वो है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके जो वाटर मूवमेंट होता है वो कहलाता है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ठीक है, मेम्ब्रेन जब तक पार ना हो, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भूरा वाला जो पार्ट है, ठीक है, सेल के अंदर से जो पार्ट वाटर जा रहा है सेल टू सेल विथ मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कहलाता है ट्रांसमेम्ब्रेन। सॉरी, पिंक वाला जो एरो का निशान है वो दर्शाता है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे को। और सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट मीन्स ये जो दो सेल के बीच में जो गैप होते हैं, ठीक है, कुछ पोर्स बने होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो वाटर मूवमेंट होता है इसको कहते हैं हम लोग सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कौन कौन से पाथवे हैं जिससे वाटर जो है प्लांट के अंदर मूव करते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि वो कौन सी मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा वाटर एब्जॉर्ब हो पाता है प्लांट में। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो जो कैपिलरी वाटर है जो सॉइल के अंदर है, ये जो है सबसे पहले रूट हेयर में आता है, ठीक है, बाई एपोप्लास्ट, ट्रांसमेम्ब्रेन या सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है मूल रोम से होता हुआ किस में आता है, रूट की जो एपिडर्मल सेल जो है उसमें आता है। ये जो क्रिया है वो केशिका जो कैपिलरी वाटर है ये परासरण की क्रिया द्वारा जो ग्रेडियंट जो उत्पन्न होता है उसे एपिडर्मिस में आता है। एपिडर्मिस से होता हुआ ये कहाँ जाता है, धीरे धीरे अंदर की तरफ आता है और कॉर्टिकल सेल से होता हुआ एंडोडर्मिस तक जाता है। ठीक है, एंडोडर्मिस तक जाने के बाद इसमें जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है जो सेल वॉल के थ्रू होता है, जो धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे नहीं, एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो ये जो एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मिस में तक जाने के बाद रुक जाता है और इसको अल्टीमेटली सेल के अंदर घुसना पड़ता है या बाय द ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे या सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, और इसके बाद फिर ये एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल और पेरिसाइकल से जाइलम में जाता है। एंडोडर्मिस में एपोप्लास्ट पाथवे जो है रुकने का कारण ये है कि एंडोडर्मिस के चारों तरफ क्या होता है, हम जानते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जाती है जो कि क्या होता है, रेडियल बैंड होते हैं। ठीक है, ये रेडियल बैंड वैक्स लाइक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस सुबेरिन के द्वारा निर्मित होती है, इसलिए ये जो है इसको वाटर जो है इसको पार नहीं कर पाती। ठीक है, ये जो है रूट के मैच्योरेशन जो जोन है उस पर अच्छी तरह से होती है, लेकिन
मैचुरेशन फेज में होती है, लेकिन जो रूट के टिप वाला जो पोर्शन है जहाँ पे रूट कैप और जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वहाँ पे इस जो कैस्पेरिन स्ट्रिप है इसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वाटर जाइलम में आने के बाद धीरे से ये अन्य मैकेनिज्म द्वारा एसेंट ऑफ सेप द्वारा ये जो है ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे जानेंगे। तो फिलहाल तो हम जान लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई, मुख्य रूप से दो ही थ्योरी है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पेसिव एब्जॉर्प्शन। तो पहले हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे, देन फिर पेसिव एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन उन पौधों में होता है जिनकी मिट्टी में पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, या फिर वो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 प्रकार की जो थ्योरी है वो दी गई है, ऑस्मोटिक थ्योरी, नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी और एक है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक थ्योरी। तो पहले देखते हैं हम ऑस्मोटिक थ्योरी क्या कहता है। इसको एटकिंस 1916 और प्रिस्ले 1922 ने इस सिद्धांत को दिया है। इसमें क्या होता है, सॉइल वाटर और सेल सेप के बीच ग्रेडियंट उत्पन्न होने से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो सॉइल में, जैसे ये सॉइल है और ये रूट हेयर है, तो सॉइल और रूट हेयर के जो सेल सेप है, ठीक है, इनमें जो अंतर आता है उसी से ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, परासरण जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो डिफ्यूजन प्रेशर की जो ग्रेडियंट है उसी के अनुसार क्या होता है, जाइलम में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रायः जो देखा गया है कि सॉइल वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और सेल सेप जो है, सेल सेप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो होता है 2। ठीक है, तो क्या होता है, 2 से 1 की ओर जाएगा, है ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल का प्रवाह होता है। तो ये बताया गया, लेकिन इसको कुछ वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दी, क्योंकि इस मत के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो सेल में मिनरल का जो रेगुलेशन है उसके लिए जो है हमें प्लांट को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इस सिद्धांत को पहले जो मान्यता है वो नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में इन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो रूट में प्रेशर जो होता है, रूट प्रेशर और जाइलम सेप, इनमें जो है बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, जैसे जैसे जाइलम का जैसे रूट प्रेशर बढ़ेगा तो जाइलम सेप में जो कह लो जो सेप है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा यानी उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होंगे और सॉल्वेंट कम रहेंगे, जल कम हो जाएगा, तो क्या होता है, वाटर जो है बाहर से अंदर की ओर आता है। ठीक है, इसके संबंध में एटकिंस ने कहा कि जो समीपस्थ पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है वो जाइलम वेसल में स्टार्च का स्राव करती है। ठीक है, जिससे जाइलम जो है उसकी सांद्रता जो है ज़्यादा हो जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और प्रिस्ले के अनुसार जो सेल्स हैं, सेल के कंटेंट है जो जाइलम को पृथक करते हैं, उनमें आवश्यक विलेय पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, इसका जो सपोर्ट है वो एंडरसन और हॉस नामक वैज्ञानिक ने 1967 में दिया। ठीक है, ये हो गया ऑस्मोटिक थ्योरी। इसके बाद आता है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी में क्या कहा गया कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए क्या होता है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि श्वसन से, जो प्लांट की रूट है उसमें श्वसन से या रेस्पिरेशन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन जो है बेनेट क्लार्क और उनके सहयोगी ने 1936, थीमेन 1951, बोवेन एंड प्रेल नामक वैज्ञानिक ने 1953 में इस सिद्धांत को दिया। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि जल का शोषण जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत होता है। ठीक है, इसके लिए जो है एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाहरी दबाव की आवश्यकता होती है, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है, रेस्पिरेशन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए, जैसे कि बाढ़ आने से मृदा में वायु की कमी हो जाती है। ठीक है, जो कि कोशिकाओं में श्वसन के लिए जो
रूट्स हैं वो बाहर आने लग जाती है, सॉइल के ऊपर आने लग जाती है, ताकि उसको अधिक से अधिक ऊर्जा मिल सके। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड जैसे विषैले जो पदार्थ है उससे क्या होता है, रेस्पिरेशन बाधित होता है। रेस्पिरेशन बाधित होता है तो जो जल अवशोषण की दर है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ये बताया उन्होंने। और भी इसके प्रमाण है, जैसे कि दिन में जो है वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और रात में क्या होता है, कम हो जाता है। अवशोषण जो है केवल जीवित कोशिकाओं में होती है, ये भी इन्होंने प्रमाण दिया। और एक और प्रमाण दिया कि ऑक्सीजन की कम सांद्रता होने पे क्या होता है, जल का अंतर्ग्रहण या वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रमाण दिए गए हैं इस नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी के संबंध में। ठीक है, और इसके बाद आता है थर्ड थ्योरी, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, इसका प्रतिपादन केलर नामक वैज्ञानिक ने 1930 में किया है। ठीक, इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक क्रियाविधि से जाइलम द्वारा जल का अवशोषण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जल है, ठीक है, जल के संपर्क वाली जो सेलुलोज मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, निगेटिव चार्ज हो जाती है, निगेटिव चार्ज। ठीक, जो जल के पास है, जो सॉइल में जो रूट हेयर्स हैं उनके पास जो वाटर होता है वो निगेटिव चार्ज हो जाती है, और जल जो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक ध्रुव या निगेटिव चार्ज की ओर आकर्षित होती है, जो कि जड़ के या रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, वाटर जो है बाहर से अंदर की ओर आ जाती है। ठीक, फैंसन ने 1958 में इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी में क्या कहा गया कि इनके अनुसार जो बाई इलेक्ट्रिक विभव के जो साइकिल्स हैं और जड़ के एक्सक्यूट्स जो होते हैं, इनके चक्रों में पारस्परिक संबंध होता है, ये इन्होंने फैंसन नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, यही कहलाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक सिद्धांत। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म में लुनेनग्राद 1940 और ब्लाइंड और एरिथ नामक वैज्ञानिक ने 1951 में इस सिद्धांत को गलत ठहरा दिया। क्योंकि इन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक विभव की बात कर रहे हैं हम लोग वाटर और सेल शेप के बीच, तो इनका अंतर जो है इतना कम होता है जो जल गमन के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए इस जो सिद्धांत है इसको मान्यता नहीं मिली। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक ऑस्मोटिक थ्योरी। तो अब देखते हैं एक्टिव ऑब्जर्प्शन के पक्ष में क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका जो प्रतिपादन है, पहला प्रमाण जो है क्या किया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रमाण दिया गया। ये इसका जो बताने वाले हैं ये जो है बेनेट नामक वैज्ञानिक, बेनेट क्लार्क जो वैज्ञानिक हुए, बेनेट क्लार्क, इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मोलाइसिस विधि द्वारा जो सेल का परासरण विभव निकाला गया वो क्रायोस्कोपिकली जो विधि अपनाई जाती है उसमें बताए गए परासरण विभव से अधिक होता है। ठीक है, यानी नेचुरली जो प्लाज्मोलाइसिस द्वारा जितना भी प्रेशर नापा गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, वो जो है नापे गए विधि से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार के जो परिणाम जो है लायन नामक वैज्ञानिक, लायन 1942 द्वारा और क्रूरियर 1944 द्वारा भी दिया गया। ठीक है, और इससे ये सिद्ध होता है कि अवशोषण की क्रिया में नॉन ऑस्मोटिक घटक जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस क्रियाविधि में जो सेक्रेशन फोर्स उत्पन्न होता है वो जो है उपापचय या मेटाबॉलिक एनर्जी की सहायता से सक्रियता के साथ जल में जो रिक्तिका है, वैक्यूल है, उसमें पंप कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड देखते हैं कोरिलेशन बिटवीन रेस्पिरेशन रेट एंड अपटेक। ठीक है, अनेक वैज्ञानिकों के मत के अनुसार ये बताते हैं कि जल अवशोषण और श्वसन में सीधा संबंध होता है और इन दोनों से मूल दाब में डायूरेनल पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ठीक है, दैनिक आवर्तता होती है जो इस क्रिया का सत्यापन करती है कि श्वसन जो होता है श्वसन दर जो है और जल अंतर्ग्रहण में पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थर्ड है रिडक्शन ऑफ वाटर अपटेक ड्यू टू लोअर टेम्परेचर, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स। इसको जो है रेंडर्स नामक वैज्ञानिक ने, रेंडर्स 1942, ठीक है, और एंड कैली 1947 में बताया। इन्होंने क्या कहा कि वायवीय दशाओं में वाटर अपटेक के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, और रोजेन नामक वैज्ञानिक ने बताया,
रोजेन 1947 इन्होंने बताया कि जो इनहिबिटर्स है, रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स है, इनके कारण जो है जल अंतर्ग्रहण या वाटर एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाती है। ठीक है। और लो टेम्परेचर में क्या होता है, जब तापमान की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जल का बहाव कम हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है प्रभावित होता है। ठीक। चौथा फैक्टर जो देखते हैं, एक्टिव साल्ट अपटेक। एक्टिव साल्ट अपटेक क्या होता है कि जो मिनरल्स है इनका एकत्र होना जल ग्रहण के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, जो उपापचय ऊर्जा पर आश्रित होता है। इसलिए श्वसन और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, दोनों में इनडायरेक्ट संबंध होता है। श्वसन में उत्पन्न जो ऊर्जा होती है कोशिकाओं की जो सेल परमिएबिलिटी है तथा संपूर्ण जो रूट है उसके जाइलम में मिनरल के एक्यूमुलेशन और जल अवशोषण को प्रभावित करती है। ठीक है, तो समझ में आया ये। अगला है स्टिमुलेशन ऑफ वाटर अपटेक बाय ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा जल के अंतर्ग्रहण प्रेरण। ऑक्सीजन कैसे प्रभावित करता है, ऑक्सीजन द्वारा पादप ऊतकों में जल अंतर्ग्रहण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यह क्रिया जो है केवल स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, किंतु जब रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स का प्रयोग किया जाता है तो इसके द्वारा ये प्रभावित होती है और कम होने लगती है। ठीक है, हैकेट और थियामेन 1950, हैकेट एंड थीमैन 1952 के अनुसार इस क्रिया का सीधा संबंध क्या होता है, रेस्पिरेटरी से होता है, रेस्पिरेशन से होता है। रेस्पिरेशन जो है इसका सीधा संबंध किससे होता है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन से होता है, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन से होता है। ऑक्सीजन के प्रभाव से भित्ति दाब जो है या वॉल प्रेशर जो है घट जाता है और जल का अंतर्ग्रहण सुगमतापूर्वक हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमाण है जो एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन के पक्ष में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पेसिव ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, पेसिव ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो पेसिव ऑब्जॉर्प्शन नाम से ही स्पष्ट है, निष्क्रिय ऑब्जॉर्प्शन जिसमें जो है किसी भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। अतः इसमें जो है जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, ग्रेडियंट के द्वारा अंदर की ओर आता है, यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट से वाटर जो है अंदर प्लांट में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, निष्क्रिय शोषण में मिट्टी में जल की कमी और पौधों के द्वारा अधिक ट्रांसपीरेशन वाली दशाओं में होता है, जिससे पत्ती में जो क्या होता है, डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है अधिक हो जाता है और ये पत्तियां जाइलम से जल को खींचने लगती है, जो कि रूट तक पहुंच जाता है ये प्रेशर, और रूट हेयर्स द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। ठीक है, इस विधि में जो जल का अवशोषण जो है, ठीक है, मैंने बताया डीपीडी कम हो जाता है जिससे जाइलम द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो इन पैसिव एब्जॉर्प्शन द वाटर अपटेक इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वाटर का जो अवशोषण है वो तेज़ी से होता है कंपेरिजन टू किसके, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्रैमर 1937, ठीक है, और लेनमियर 1932, इन्होंने जो एक प्रयोग किया, इसमें क्या, एक तरफ रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को रखा, ठीक है, और एक तरफ ये मिनट है कितने बजे कौन सा कितना हुआ है, और एक तरफ रखा है वाटर एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक ग्राफ खींचा गया, इसमें रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एक ग्राफ है और दूसरा ग्राफ है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। तो ये जो है सीधा सीधा संबंधित होता है ट्रांसपीरेशन के साथ। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जल के अवशोषण की जो दर होती है वो वाष्पोत्सर्जन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सुबह 6 बजे जो है वाटर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपीरेशन दोनों जीरो पे हैं। ठीक है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है क्या होता है, ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ते जाता है, और ट्रांसपीरेशन जिससे जैसे बढ़ता है एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, और धीरे धीरे शाम होते होते क्या होता है, जब ट्रांसपीरेशन बहुत कम हो जाता है तब क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होने लग जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें सीधा सीधा ये दर्शाता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन किसके बराबर होता है, ट्रांसपीरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्पष्टीकरण भी दिया है, जैसे कि पहला है, ये जो है एक रेगुलर प्रोसेस है। ठीक है, आगे स्लाइड में देखते हैं। प्रमाण दिया गया है इस एक मिनट, स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण कैसे दिया गया, पहला बताया कि ये क्या होता है, नियमित है।
नियमित क्रिया होती है। जैसे ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है अवशोषण की दर जो है वाष्पोत्सर्जन के बराबर होती है। ठीक है, यानी रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, इक्वल्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। थर्ड क्या है, ये जो है परासरण ग्रेडियंट के विपरीत होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के विपरीत होता है। ठीक है, और ये जो है एक फिजिकल क्रिया है। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल एक्टिविटी है। और क्या बताए कि अधिक वाष्पोत्सर्जन से तने के कटे सिरों पर भी जल अवशोषण होने लग जाता है। ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, मोर ट्रांसपिरेशन रेट, मोर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और साधारण परासरण प्रसरण की अपेक्षा क्या होता है, जल का बहाव कोशिकाओं में अधिक होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं इस पैसिव ऑब्जॉर्प्शन के पक्ष में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला है सॉइल टेम्परेचर। अगर भूमि का तापमान जो है अधिक या कम हो जाए तो पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। यदि सॉइल का टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री कर दिया जाए, 35 डिग्री सेल्सियस हो, तो जल का अवशोषण क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जल का अवशोषण बढ़ जाता है। किंतु अगर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन घट जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक एक्यूट टेम्परेचर होना चाहिए 30 से 35 डिग्री तक। इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड फैक्टर जो है सॉइल एयर। सॉइल एयर कैसे प्रभावित करता है, मिट्टी में वायु की कमी के कारण क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इसका प्रभाव जो है अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक्टिविटीज़ पे भी पड़ता है। ठीक है, तो सॉइल एयर भी क्या होता है, डायरेक्ट रिलेटेड होता है वाटर एब्जॉर्प्शन से। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉइल वाटर। सॉइल वाटर किस प्रकार से प्रभावित करता है सॉइल वाटर के एब्जॉर्प्शन को। तो मिट्टी में जो है आवश्यकता से अधिक या कम जल होने पर भी वाष्पोत्सर्जन की दर जो है प्रभावित होती है। अगर सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉइल सेचुरेट हो जाएगा, जिससे क्या होता है जो जड़ है उसमें रेस्पिरेशन की क्रिया बाधित हो जाएगी और क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और अगर ज़्यादा कम वाटर हो जाएगा, बहुत कम वाटर हो जाएगा तो भी क्या होता है, जल जो है अवशोषित नहीं हो पाएगा, उसके लिए उतना जल नहीं हो पाएगा कि उसको पूर्ति कर सके, है ना। तो सॉइल वाटर भी एक फैक्टर होता है। चौथा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल साल्ट। ठीक है, जो सॉइल है उसमें खनिज लवणों की सांद्रता जो है प्रभावित करती है जल के अवशोषण को। यदि मिट्टी में अधिक खाद का प्रयोग किया जाए तो मिनरल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट जो है ज़्यादा हो जाएंगे तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है प्रभावित करता है। ठीक, अब हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ और चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। पर यहाँ पे लिखा है सीजनल चेंजेस इन वाटर कंटेंट ऑफ प्लांट। तो सीजन के हिसाब से वाटर में प्लांट में वाटर का कंटेंट किस प्रकार से प्रभावित होता है ये दिखाया गया है इस ग्राफ में। तो इस ग्राफ में देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने क्या होता है, वो जो वाटर की जो कंटेंट है, ठीक है, जो ड्राई वाटर जो सॉइल है वो क्या होता है, वाटर सॉइल में वाटर जो है कम होता है। और अप्रैल, मई, जून इस माह में देखेंगे तो ग्राफ क्या होता है, हाई पीक पर होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसी महीने में होता है और इसी महीने में पौधे की अच्छी ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, जुलाई अगस्त में देखें तो क्या होता है, लीफ फॉल होने लग जाता है, यानी पतझड़ का मौसम आ जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, यानी नेग्लेजिबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गैप दिखाया गया है। और इसके बाद जैसे ही अगस्त सितंबर से फिर से स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे फिर से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये है सीजनल एक्टिविटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। ठीक है, दूसरा है डाईयूरनल वेरिएशन इन वाटर कंटेंट। ठीक है, यानी ये क्या होता है, जल की मात्रा में दैनिक भिन्नता, एक दिन में कैसे कैसे उसकी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कैसे प्रभावित होती है। तो सभी पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है जो कि दैनिक जल की मात्रा में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। प्रायः ये देखा गया है कि दिन के समय क्या होता है, ये क्रिया जल की मात्रा कम हो जाती है, किंतु रात्रि में जल की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। जैसे इसमें देखेंगे ये जो है स्टेम, ये ग्राफ स्टेम के लिए बताया गया है, इसमें लीफ के लिए बताया गया है और ये रूट के लिए बताया गया है। शुरुआती जो है सुबह 6 बजे का है, तो 6 बजे में देखेंगे तो सभी का ग्राफ क्या है, जो रूट है और स्टेम है, इसमें क्या होता है, ग्राफ में डाउनवर्ड्स पाया जाता है, मतलब थोड़ा कम है, फिर क्या होता है थोड़ा सा बढ़ता है, फिर डाउन हो जाता है। 2 बजे तक आते आते क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और जैसे ही दिन ढलने लग जाता है ग्राफ ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब क्या होता है,
वाटर जो है रात्रि में धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और दिन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यही बताने का इसका, इस ग्राफ को यही बताने का मतलब है। ठीक, इसके बाद देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम लोग ने अभी चर्चा किया वाटर में एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो इन दोनों में आखिर मेन अंतर क्या है, इसको हम लोग एक चार्ट के रूप में पॉइंट आउट किए हैं। तो इसको देखते हैं। पहला है एक्टिव प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है, ये जो है केवल किस में दिखाई देता है, रूट और रूट हेयर में। ठीक है, अकर्स ड्यू एक्टिविटी ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। ठीक है, पैसिव प्रोसेस क्या होता है, अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ शूट एंड लीव्स। यानी पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है शूट और लीव्स की एक्टिविटी द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन रूट हेयर और रूट की एक्टिविटी से उत्पन्न होता है। ठीक है, सेकेंड है एब्जॉर्प्शन अकर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन अकर ड्यू टू ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेसेस, बट पैसिव एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इसमें ट्रांसपीरेशन का मुख्य रोल होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है, थर्ड डिफरेंस दिया है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन डीपीडी। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन डीपीडी पे निर्भर होता है, जबकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन ट्रांसपीरेशन के ऊपर पैसिव एब्जॉर्प्शन निर्भर होता है। ठीक है, ये जो है सिम्प्लास्टिक पाथवे में शो होता है, यानी सिम्प्लास्टिक पाथवे में जो प्रोसेस है वो किससे होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है एपोप्लास्टिक पाथवे में देख सकते हैं। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फास्ट। तो एक अंतर जो है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट में भी आ जाता है ये, कि सिम्प्लास्ट क्या होते हैं, स्लो प्रोसेस होते हैं, और एपोप्लास्ट क्या होते हैं, फास्ट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम जब अगला क्लास हम लोग अपलोड करें तो आपको जल्दी ही पता चल जाए, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे एसेंट ऑफ सेप के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा वाटर एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्ब तो हो गया है, अब उसके बाद उसको प्लांट के सभी जगह पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचेगा और क्या होगा उसका, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।